So hello guys, welcome to part 2 of Nux Vomica. In first part we read about constitution, mental and physical. Not only for stomach upset but also we are giving Nux Vomica for any complaint, because in day to day life we are seeing many patients like sedentary habit, eating junk food, eating their leaving their pleasure life. So for that also Nux Vomica is a very good drug and important drug also. So read carefully. So now we will continue with our part 2 and we'll cover all the particulars of Nux Vom. Coming to nose. Catarrh, snuffles of infants. Catarrh matlab already explained. If you are not getting what is the meaning of catarrh, comment in the comment section. Otherwise check previous videos of other drugs, you will get to know. Snuffles of infants. While telling Lyco, I explained what is catarrh and what is snuffle. Once check that video. So snuffles of infant, in bracket it is given Ammonicarp, Sambucus, and apart from that Lyco is also present. Coryza dry at night and fluent by day. What does it mean? नाइट टाइम में जो होगा ड्राई होगा, सुबह जो होगा प्रोडक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा आएगा. नक्सवम का जो पेशेंट होता है जनरली, ये जो सर्दी वाले कंप्लेन होते हैं वार्म रूम में ज़्यादा लगता है और कोल्ड एयर में अच्छा लगता है. मतलब अगर वो घर में रुका ऐसा हुआ तो उनको ज़्यादा लगेगा, बट ओपन एयर उनको अच्छा लगेगा ऐसे सर्दी के कंप्लेंट्स में. फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन स्टेप्स, मतलब जो स्टोन प्लेसेस हो, सॉरी कोल्ड प्लेसेस हो गया, वहीं पे जाकर बैठ गया. पढ़ाते वक्त लास्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 1 में मैंने बताया था कि नक्सवम का जो पेशेंट होता है वो कैसे बीमार होता है. गर्मी के मौसम में अगर कुछ ठंडा हो लिया, ठीक है, और कोल्ड स्टोन पे बैठ लिया वार्म वेदर में, तभी होता है. तो once go and check that video. Apart from remember this that all जो उसका सर्दी का कंप्लेन होता है वो ज़्यादा होता है वार्म रूम में, और जब वो कोल्ड एयर में जाएगा उसको अच्छा लगेगा. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ वी विल रीड इज GI और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट, इरेक्टेशन, सावर, बिटर, nausea and vomiting every morning with depression of spirits. ओके. इरेक्टेशन मतलब डकार हो गया. सावर एंड बिटर मतलब खट्टा खट्टा पानी आएगा, ऐसा मतलब जो थोड़ा सा तीखा तीखा खट्टा खट्टा पानी आएगा. हार्ट बर्न लाइक सेंसेशन लगेगा, मतलब छाती में जो है. नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया मतलब पता है वॉमिटिंग टाइप सेंसेशन लगना, और वॉमिटिंग भी है एवरी मॉर्निंग. सुबह सुबह उनको ज़्यादा लगेगा. अगर सुबह सुबह उठ के यू आर वॉमिटिंग, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट आएगा. डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट मतलब मेंटली उनको डाउन लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना स्पिरिट नहीं होगा कुछ काम करने के लिए, उसको हम डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट बोलते हैं. एंड आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद भी उसका जो डकार है ये सब आ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट, नोसिया कॉन्स्टेंटली, मतलब नक्सवम के पेशेंट को कॉन्स्टेंटली जो नज़ेटिक टेंडेंसी हम बोलते हैं उनको रहेगा. बिकॉज बार बार पेशेंट बोलेगा कि मुझे लग रहा है वॉमिटिंग होगा, लग रहा है वॉमिटिंग होगा, उस टाइप का. आफ्टर ईटिंग, नक्सवम का हर एक कंप्लेंट जो होता है आफ्टर ईटिंग ही एग्रावेट करता है. ठीक है. खा लिया इरेक्टेशन, खा लिया स्टमक अपसेट, खा लिया फिर वॉमिटिंग होना, ये सब कॉमन है. बट इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, मॉर्निंग में होगा नोजिया, ये पहले लास्ट पॉइंट में बताया. फ्रॉम स्मोकिंग भी नोजिया हो सकता है. एंड फील्स इम्पॉर्टेंट, इफ़ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर. इसका मतलब पेशेंट को लगेगा कि अगर मेरा वॉमिटिंग हो गया तो मुझे अच्छा लगेगा. ये वाला सेंसेशन आकर पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे लग रहा है वॉमिटिंग लग रहा है, अगर वॉमिटिंग मुझे हो गया तो मुझे अच्छा लगेगा. याद रख लो, इम्पॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है नक्स वोमिका के. नक्स वोमिका पेशेंट बोलेगा अगर मैं सर दर्द हो रहा है, मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे रिलीफ हो रहा, मेरा ये कंप्लेंट है, मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ या कर रही हूँ, मुझे रिलीफ लग रहा. नक्सवम is a very good drug, you can prescribe. Next point, stomach, pressure an hour or two after eating as from a stone. मतलब
हमारे जो पेट में उसका क्या होगा कि खाने के 1 या 2 घंटे के बाद स्टोन लाइक सेंसेशन फील होगा, ठीक है। कहाँ पे? स्टमक में। ये क्या हो गया कि खाने के 2-3 घंटे बाद अगर फील हुआ तो यू कैन थिंक ऑफ नक्सवॉर्म। बट अगर खाने के तुरंत बाद इमिडिएटली अगर फील हुआ तो ब्रैकेट में दिए गए हैं कालीबाई एंड नॉक्समोशाटा, ओके। नेक्स्ट पाइरोसिस। पाइरोसिस मतलब हार्ट बर्न, बताया था ना, जो इरिटेशन आ रहा है, वो खट्टा खट्टा आ रहा है, तीखा तीखा आ रहा है, इसलिए उसका जो छाती है पूरा जलेगा, हार्ट बर्न टाइप सेंसेशन आएगा, भारी भारी सेंसेशन आएगा, टाइटनेस लगेगा। मस्ट लूजन द क्लॉथिंग। अभी छाती में अगर टाइटनेस लगेगा तो क्या करेगा एक इंसान? नॉर्मली बात है कि ही और शी वॉन्ट्स टू लूज द गारमेंट, ओके। कैन नॉट यूज़ द माइंड फॉर 2 और 3 आवर्स आफ्टर ए मील, मतलब खाने के 2-3 घंटे तक वो अपना दिमाग नहीं यूज़ कर पाएगा। क्या करेगा? उसको एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए खाने के बाद। स्लीपी आफ्टर डिनर, मतलब डिनर के बाद उसको नींद लगेगा। फ्रॉम एंजाइटी, वरी, ब्रांडी, कॉफ़ी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग एंड हाई लिविंग। ये सब क्या है? ये सब उसका एलिमेंट्स है, मतलब इन सब चीज़ों से उसे दिक्कत है। स्टमक का जो भी कंप्लेन है, आप एंजाइटी हो गया, वरी हो गया, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवर इंडल्जेंस हो रहे हैं, किसका? ब्रांडी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्टिमुलेंट जो चीज़ें होते हैं, ड्रग्स हो गया, नाइट वॉचिंग, सो नहीं रहे हो प्रॉपर, अच्छे से खा नहीं रहे हो, और प्लेजर लाइफ लीड करने के चक्कर में यू आर ईटिंग जंक फूड, उस टाइप के केसेस में यू कैन गिव नक्सवॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन विथ अनसक्सेसफुल डिज़ायर, पासिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फीसेस, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन है, डिज़ायर है पर नहीं हो रहा, स्टूल नहीं आ रहा, या फिर मोशन क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैं बता दे रही हूँ, एक कंपैरिजन है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला सेंसेशन उसको एनस में, मतलब रेक्टम में लगा तो द ड्रग इज नक्सवॉर्मिका, ओके। अगर कॉन्स्टिपेशन का सेंसेशन अपर एब्डोमेन में लग रहा है तो ड्रग्स आर इग्नेशिया एंड वेराट्रम एल्बम। See, if you will go and check the Allen's keynote for Veratrum album, in that it is mentioned clearly, okay, and in bracket also it is given Ignatia and Nux-Mum also. Sensation as if not finished, अगर अच्छे से मोशन साफ नहीं होगा तो उससे अनफिनिश्ड सेंसेशन आएगा, कॉमन चीज़। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल, एंसियस, इनअफेक्चुअल, एमिलोरेशन फॉर अ टाइम आफ्टर स्टूल, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, आफ्टर मेंटल एग्जर्शन, ओके। मतलब मोशन के लिए उसका डिज़ायर है बट इनएफेक्चुअल है, कुछ भी, मतलब स्टूल नहीं आ रहा बट उसका डिज़ायर है, ठीक है। बट अगर उसको स्टूल हो जाएगा तो पेशेंट को अच्छा लगेगा, ठीक है। एमिलोरेशन फॉर ए टाइम आफ्टर स्टूल, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, ठीक है, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद, आफ्टर मेंटल एग्जर्शन, ओके। सो ये हो गया, डिज़ायर है पर साफ नहीं हो रहा। अगर इनएक्टिव और नो डिज़ायर, मतलब डिज़ायर भी नहीं है, हो भी नहीं रहा, वो ड्रग्स है ब्रायोनिया एंड सल्फर, याद रख लेना। ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, इम्पॉर्टेंट सिम्टम। सो एक तो हो गया नक्सवम में है, दूसरा ब्रैकेट में दिया हुआ है सल्फर और वेरेट्रम है। इसके अलावा क्या क्या ड्रग्स हैं मैं बता दे रही हूँ, लिख लो। एंटिम क्रूड में है, एलोस में है, नक्सवम में है, एंटिम टार्ट में है, चेलिडोनियम, थूजा एंड सल्फर। इस सब में भी अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दिख सकता है। इन पर्सन्स हु हैव टेकन पर्गेटिव्स ऑल देयर लाइफ, पर्गेटिव मतलब दोज ड्रग्स और दोज मेडिसिन दैट वी आर यूजिंग टू क्लियर आर मोशन और बाउल इज कॉल्ड पर्गेटिव्स। स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया स्पेशली अम्बिलिकल, ओके। हार्निया के बारे में मैं बोल रही हूँ थोड़ा, तभी समझ में आएगा कि व्हाट इज स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया। हार्निया क्या होता है ना, सी जब आप सर्जरी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इन डिटेल्स, मैं उतना डिटेल्स नहीं जाऊँगी, बट फॉर बेसिक्स मैं बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एलाइड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम मेट्रामेडिका। सो हर्निया क्या होता है? हर्निया होता है एक प्रोट्रूजन,
मतलब मान लो जिस चीज़ का हार्निया होने वाला है वो चीज़ क्या कर रहा है, एक वीक वॉल के थ्रू प्रोट्यूड कर रहा है, मतलब इट इज़ एन एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन। ओके, कहाँ से आ रहा, थ्रू अ वीकनेस और डिफेक्ट इन द वॉल। कौन से वॉल, जिस वॉल में वो प्रेजेंट है, द वॉल नॉर्मली कंटेन्स दैट ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं हार्निया। मतलब किसी भी एक वीक पॉइंट से अगर वो ऑर्गन बाहर निकल रहा है, प्रोट्यूड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हार्निया। अगर पूछो तो क्या क्या टाइप्स है, पहला हो गया इंग्विनल हार्निया, जो कि मोस्ट कॉमन है ओपीडी में, और डे टू डे लाइफ में भी आप रिलेटिव्स में ये भी सुन रहे होगे कि इंग्विनल हार्निया हुआ था, मैंने ऑपरेट किया, ये सब आप सुन रहे हो बार बार, करेक्ट। सो इंग्विनल हार्निया कहाँ पे होता है ना, हमारा जो ग्रोइन रीजन होता है वहाँ पे जनरली दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारे जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं, हमारा जो इंग्विनल रिंग के थ्रू जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे डायरेक्ट इंग्विनल हार्निया होता है, इनडायरेक्ट इंग्विनल हार्निया होता है। अभी के लिए बस याद रख लो कि एक वीक पॉइंट के थ्रू हमारे जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया, जनरली ये जो इंग्विनल हार्निया होता है वो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है मेल के केसेस में, एंड फीमेल हार्निया और एक हार्निया है जो कि फीमेल में कॉमनली देखा जाता है। और जनरली क्या होता है ना कि इस टाइप के जो हार्निया में स्ट्रैंगुलेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हम जो अभी नक्स वॉमी पढ़ रहे हैं वो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया पढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गया, एक हो गया इंग्विनल हार्निया, दूसरा हो गया फीमरल हार्निया, तीसरा हो गया अम्बिलिकल हार्निया। अम्बिलिकल हार्निया मतलब गेस कर सकते हो कहाँ पे होगा, अम्बिलिकस, मतलब हमारे जो नावल रीजन होते हैं वहाँ पे हो सकता है। जनरली अम्बिलिकल हार्निया छोटे छोटे बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। इसको छोड़कर कॉमनली देखो तो और एक हार्निया हम देखते हैं, मतलब क्लिनिकल लाइफ में, एपिगैस्ट्रिक हार्निया और हाइटस हार्निया। एपिगैस्ट्रिक हार्निया क्या होता है ना, कि हमारे जो लीनिया अल्बा होता है, लीनिया अल्बा क्या होता है, लीनिया अल्बा होता है जो हमारे बीच का जो पार्टीशन होता है स्टमक का, मतलब जो एब्डोमेन का जो मसल लेयर होता है उसमें जो बीच में जो डंडा जैसा होता है उसको हम लीनिया अल्बा बोलते हैं। अगर वो वीक हुआ तो एब्डोमिनल कंटेंट क्या होगा, एब्डोमिनल कंटेंट जो है उसी थ्रू से बाहर आ जाएगा, और जनरली आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक बल्ज जैसा दिखेगा, उसको हम एपिगैस्ट्रिक हार्निया बोलते हैं। और हो गया एक हाइटस हार्निया। हाइटस हार्निया क्या होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू डायफ्रागम, ओके, वेयर द पार्ट ऑफ स्टमक प्रोट्रूड थ्रू द डायफ्रागम इनटू थोरैक्स, इट इज़ कॉल्ड हाइटस हार्निया। जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, इसमें टाइप्स होते हैं जैसे कि स्लाइडिंग हार्निया, पैराइसोफेजियल हार्निया, ये सब भी होते हैं, ठीक है। ये तो टाइप्स हो गए। अभी मैं बताऊंगी कि क्लिनिकल कंडीशन, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं इधर स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया। स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या है, ऐसे मतलब स्ट्रैंगुलेट करना, मतलब जनरली हम स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या पढ़ते हैं, अभी एफएमटी में पढ़ोगे स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब हैंगिंग, ये सब में जब पढ़ोगे आप पढ़ोगे तो क्या होता है कि हमारे जो एयर सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है। कहाँ पर, मतलब ब्रेन को बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे एफएमटी में पढ़ोगे तो क्या कि ब्लड सप्लाई बंद हो गया, एयर सप्लाई बंद हो गया ब्रेन को, बिकॉज नेक में कुछ प्रेशर आ रहा है, उसको हम स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। अगर स्ट्रैंगुलेटर हार्निया बोलोगे तो ऐसा कुछ भी हुआ और उस पार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया। मतलब जो ऑर्गन हार्निएटेड हो गया है, उस ऑर्गन को आपका ब्लड सप्लाई बंद हो गया। अभी ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो क्या होगा, यस, ब्लड सप्लाई बंद हो गया, अभी क्या होगा, इस्चेमिया होगा। इस्केमिया के बाद गैंग्रीन में कन्वर्ट होगा। तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन, यू रिमेंबर दिस। तो जनरली स्ट्रैंगुलेटर हार्निया हो जाए तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है, वो जगह बहुत टेंडर रहता है, रेडनेस रहता है, जब आप छूओगे तो ऑन टच हॉट सेंसेशन लगता है, कभी कभी नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीवर, टैकिकार्डिया, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हम कमिंग बैक टू मेट्रा मेडिका अगेन, अलाइड में नहीं जाएंगे बिकॉज हार्निया इज़ अ ग्रेट चैप्टर एंड बिग चैप्टर. अगर उसमें हम गए तो मैंने क्लिनिकल कंडीशन में सिर्फ स्ट्रैंगुलेटेड ही बताया. इसके अलावा भी हमारे होते हैं रेड्यूसिबल हार्निया, मतलब कंटेंट जो है वो वापस आ सकता है. हैनेट जो ऑर्गन हुआ है वो वापस आ सकता है, उसको हम रेड्यूसिबल बोलते हैं. इरेड्यूसिबल मतलब जो वापस नहीं आ सकता, उसको हम इरेड्यूसिबल बोलते हैं. ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कुछ हार्निया हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बाउल का या फिर कहीं एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हार्निया बोलते हैं. और दूसरा हो गया स्ट्रैंगुलेटेड, जिसमें कि हार्निएटेड ऑर्गन को ब्लड फ्लो बंद हो जाता है. इट इज़ लीडिंग टू इस्चेमिया एंड गैंग्रीन. ठीक है, तो ये हो गया क्लिनिकल कंडीशन. विल नॉट गो इनटू दैट डीप. अगेन बैक टू मेट्रा मेडिका, वी विल रीड आवर मेट्रा मेडिका. सो स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया दिखता है स्पेशली अम्बिलिकल रीजन पे. मैंने बताया ना कि अम्बिलिकल एक टाइप होता है जहाँ में नेवल के रीजन में दिखता है और बच्चों में ये कॉमन होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड लास्ट टू लॉन्ग. मतलब मेंसेस जो हो गया जल्दी आएगा, ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होगा और बहुत दिनों तक चलेगा. और कीपिंग ऑन सेवरल डेज लॉन्गर विथ कंप्लेंट्स एट ऑनसेट एंड रिमेनिंग आफ्टर. इसका मतलब क्या होगा कि मेंसेस के अपीयर जब होने वाला है या फिर ऑनसेट के टाइम पे तभी भी कंप्लेंट्स दिखेंगे और उसके बाद भी कंप्लेंट्स जो है वो परसिस्ट कर सकता है. ओके एवरी 2 वीक्स, मतलब मेंसेस जो है 15 दिन को एक बार आएगा. मतलब हो गया ना 2 वीक्स में एक बार. इरेग्युलर, नेवर एट राइट टाइम. ठीक है, कभी भी एक सही टाइम पे नहीं होगा. कि मतलब साइकिल आप पूछोगे तो आपका पीरियड साइकिल क्या है, जनरली हम बोलते हैं कि नॉर्मल साइकिल होता है मेरा 28 डेज है, मेरा 30 डेज है. बस जब आप नॉक्सवम के पेशेंट को पूछोगे कि आपका रेगुलर साइकिल क्या है, वो बोल नहीं पाएगी कि क्या है उसका रेगुलर साइकिल, बिकॉज उसका कभी टाइम पे ही नहीं हो रहा होगा. इरेग्युलर, नेवर एट राइट टाइम. ओके, वन टास्क इज देयर फॉर यू. व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ और नॉर्मल साइकिल of menses? What is the regular duration? एवरेज आप बोलो. एक एवरेज होता है इतना दिन तक, इतना दिन इज कॉल्ड रेगुलर साइकिल. सो अगर आपको पता है तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्टूपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन. मतलब ये ब्रैकेट में दिया गया है सल्फर. स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मीन्स रुक जाएगा फिर से स्टार्ट होगा. मतलब इरेगुलरिटी है बेसिकली. ये बताने वो जा रहा है कि नक्सवम का जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होता है. ठीक है, मेंसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्रावेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम्स. मतलब मेंसेस के टाइम पे या मेंसेस के बाद उसका जो ओल्ड सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट करते हैं. नेक्स्ट पे पॉइंट, लेबर पेन्स वायलेंट स्पैज्मोडिक कॉजेस अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट. मतलब उतना ज़्यादा लेबर पेन होगा कि पूरा वायलेंट, उतना ज़्यादा पेन होगा. और कैसे होगा, स्पैज्मोडिक टाइप होगा, मतलब स्पैज्म जैसा फील हो सकता है. ठीक है, और कॉजेस अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट. क्या मन करेगा उसका, मतलब स्टूल करने का या फिर यूरिन जाने का मन करेगा. अर्जिंग होगा उसका, स्टूल और यूरिनेट के लिए मन नहीं, अर्जिंग ही होगा. एग्रावेशन इन बैक, लेबर पेन आया तो बैक पेन है. ठीक है, प्रीफर से वार्म रूम, उसको वार्म रूम चाहिए. बिकॉज नक्सवम का एक रेड लाइन ये भी है कि हमेशा जो नक्सवम का पेशेंट होता है वो हमेशा ढका हुआ रहना चाहेगा. ही वॉन्ट्स कवरिंग एट ऑल द टाइम. ठीक है, कुछ भी हो जाए उसको कवरिंग चाहिए. ये हो गया नक्सवम. तो इसी केस में, पेन के केसेस में भी शी वॉन्ट्स कवरिंग और वार्म रूम. ठीक है, so up to this what we studied GI, the most important thing of nux, nose and female reproductive system. Apart from this we read about something about hernia because it is a great clinical condition and important clinical condition you need to remember and you need to understand also. That's why I said in brief. Okay, so read the Allens carefully. In part 3 we will read, because as nux vomica is a important drug and a lengthy drug I think so. We are making part 3
we are making part 3. So in part 3 we will cover the rest of Naxbom. Till now what you studied, remember, recall carefully, read Allen's carefully. If any doubt, ask in the comment section. Till then, keep reading. Thank you.